प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए देखते हैं 12th क्लास हिस्ट्री की दिसंबर 2023 यानी कि 15 दिसंबर 2023 आज ही कैथल डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है। इसके 3 फ़ायदे हैं। कैथल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अपना पेपर चेक कर सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के इसको देखकर तैयारी कर सकते हैं, तीसरा ये सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा फाइनल एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले 21 प्रश्न है, एक एक मार्क्स के। पहला, हड़प्पावासी किस धातु से अनभिज्ञ थे? उन्हें नहीं पता था। लोहा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक। जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तालीकोटा का युद्ध 1565। मुगल काल में सरकारी भूमि क्या कहलाई? खालिसा। जमींदार सरकारी खजाने में कितना राजस्व जमा करवाते थे? 10/11। खुद रखते थे 1/11। इब्न बतूता की रचना रीला। का हल से जोतने के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। डैश ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में भारत के प्रथम शहीद डैश थे? मंगल पांडे। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? कर्नाटक से। दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? पुरी। पुरी उड़ीसा में। हम्पी का विश्व पूरा स्थल कब घोषित किया गया? हम्पी को 1986। फिर ए और आर यानी कि अब कथन और कारण वाले क्वेश्चन है 3। अगर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है तो ए लगाइए। अगर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है तो बी। अगर पहला पॉइंट यानी कि ए सही है और आर सही नहीं है तो आप सी लगाएं। अगर आर सही है यानी कि बाद वाला सही है और ए सही नहीं है तो डी लगाएं। तो ये कह रहे हैं कि हड़प्पावासी किसी धर्म को नहीं मानते थे, ये गलत है। वो मातर देवी और शिव, स्वास्तिक इनको मानते थे। हालांकि हमारे पास कोई लिपि नहीं पढ़ी गई, तो जो भी हमें पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर हम ये जरूर कहेंगे कि वो धर्म को मानते थे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा के किसी भी स्थल पर अभी तक कोई मंदिर नहीं मिला है। हाँ, ये सही है कि हमें अभी कोई मंदिर नहीं मिला है। इसीलिए ए पॉइंट जो है वो गलत है क्योंकि वो धर्म को मानते थे। और ये सही है आर कि वे किसी भी स्थल से हमें कोई मंदिर नहीं मिला है। तो इट मीन्स इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दूसरा है, ब्राह्मण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को बहुधा उत्कृत करते थे। ए पॉइंट। और दूसरा है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैवीय थी। ब्राह्मण अपनी मान्यता को प्रमाणित करना चाहते थे। इसका जो है वो ए आंसर आएगा। दोनों सही हैं और जो ए पॉइंट है उसकी सही से व्याख्या करता है आर पॉइंट। उसके बाद तीसरा है, 10 मई 1857 की दोपहर मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। एग्जैक्टली सही है। दूसरा है, फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की गई। ये भी सही है। परंतु ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल अलग अलग भिन्न भिन्न पहरों में मिले हैं और ये एक दूसरे की सही से व्याख्या नहीं कर रहे। क्योंकि व्याख्या में आना था कि जब विद्रोह किया तो उन्होंने किस प्रकार से वहाँ से गए, कैसे उन्होंने तोड़फोड़ की, कैसे वो बाहर निकले, वो सब आएगा उसकी व्याख्या में, ना कि ये आएगा। तो इसीलिए इसका दोनों पॉइंट सही हैं बट व्याख्या नहीं करते, इसलिए बी। हड़प्पा के लोगों के जीविका निर्वाह के तरीकों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 22 से लेकर 27 तक आपके जो 6 प्रश्न हैं वो 3-3 मार्क्स के हैं। आप डिटेल में लिखें, मैं अब सिर्फ पॉइंट्स की बात करूंगी। हड़प्पा के लोगों की जीविका निर्वाह के तरीके कृषि, पशुपालन, व्यापार। कृषि में आप गेहूं, जौ, कपास, बाजरा, ज्वार इसकी दालें उगाते थे। पशुपालन में कौन कौन से पशु पालते थे। व्यापार में उनका किन किन देशों से व्यापार होता था, आप बताइए। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी। सबसे पहले बताइए कि पितृवंशिकता होती क्या है। उसकी डेफिनेशन लिखिए। वो वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र तक चलती है। अब ये क्यों अनिवार्य थी? क्योंकि
एक तो इसे अनिवार्य माना जाता था कि ये वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है, तो दूसरा माना जाता था ताकि उत्तराधिकार संबंधी झगड़े ना हो, उनसे बचने के लिए पितृवंशिकता को अनिवार्य या महत्वपूर्ण बनाया गया था। उसके बाद है, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? क्योंकि संघ में सभी को समान दर्जा दिया गया था। संघ का जीवन सादा और अनुशासित था। लोग बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जाते थे, भिक्षु भिक्षुणी बनने के लिए जाते थे, इसीलिए स्त्री पुरुष संघ में जाते थे। चर्चा कीजिए कि अलवार, न्यायनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि सभी ने अपने अपने भाषा में ग्रंथ लिखे। अलवारों ने नलिरा दिव्या प्रबंधम, न्यायनारों ने तवरम, वीरशैवों ने वचन लिखे, और वो तमिल या कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में लिखे गए, जिससे उन्होंने बता दिया कि जो संस्कृत भाषा है उसके बराबर दूसरी भाषाएं हैं। दूसरा पॉइंट इनका कि इन सभी संप्रदायों ने जोर देकर बताया कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों के आधार पर छोटा बड़ा होता है। तीसरा, इन्होंने अपने मंदिरों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए। अथवा या आप दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति। महिलाएं खेती हर समाज में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। जब पुरुष हल चला रहे होते थे, बीज डाल रहे होते थे, तो ये निराई, कटाई, अनाज निकालना जैसा काम करती थी। जब खेती का कार्य नहीं होता था तब ये दस्तकारी का काम करती थी, कढ़ाई बुनाई जैसे कार्य करती थी, मिट्टी को गूंथना और उससे बर्तन बनाना ऐसे कार्य करती थी। उसके बाद है, मुगल काल में जमींदारियां कैसे प्राप्त की जाती थी, अथवा अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। जैसे सैनिक कार्रवाई कि दिल्ली को कब्जे में लिया, कलकत्ता और पंजाब की तरफ से आक्रमण करके कानूनी उपाय, मार्शल लॉ लागू कर दिया, फूट हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ाने के लिए फूट डलवाई। तो इस प्रकार से अनेकों का ऐसे तरीके अपनाए, जैसे कि दहशत का प्रदर्शन किया, लोगों को तोपों से बांध कर उड़ाया गया ताकि लोग भयभीत हों। उसके बाद है 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। इसमें आप सामाजिक सुधार लिख सकते हैं, चर्बी वाले कारतूसों की घटना आ जाएगी, मिलावटी आटा जिसमें गाय और सूअर के हड्डियों का चूरा मिलने की बात थी, ईसाई धर्म का प्रचार आ जाएगा, 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आ जाएगा, वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 3 पहरे। उन 3 पहरों में से हमें पढ़कर, आपके सामने ये पहरा है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर, और इनके उत्तर हम आपको बताते हैं। अर्थशास्त्र में किस संगठन के बारे में विस्तार से बताया गया है? इसका सही आंसर है, अर्थशास्त्र में सैनिकों और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तार से बताया गया है। दूसरा, जंगलों में हाथियों का पता कैसे लगाया जाता था? इसका सही आंसर है कि जंगलों में हाथियों द्वारा गिराए गए, यहाँ पर गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम किया जाता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट की सेना का विवरण। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30 घुड़सवार और 9 हाथी थे। उसके बाद दूसरा पहरा, गरीब किसान, बर्नियर ने विवरण दिया है। ये पहरा आपके पास, आप इसे ध्यान से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर बर्नियर ने ग्रामीण अंचलों में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण का एक उदाहरण लिया है, और हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से ही कई केवल रेतीली भूमियाँ या बंजारा पर्वत ही थी। यहाँ पर ये बंजर है और यहाँ की खेती अच्छी नहीं थी, आबादी भी कम थी, यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त उदाहरण किसके द्वारा दिया गया है? ये उदाहरण बर्नियर के द्वारा दिया गया है, फ्रांसवा बर्नियर। कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा किसके अभाव में कृषि विहीन रह जाता था? श्रमिकों के अभाव में। तीसरा है, मुगल कालीन भारत में संबंधित बर्नियर का विवरण किसके लिए चेतावनी का कार्य करेगा? मुगल कालीन भारत में संबंधित इसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की इच्छाओं को स्वीकार नहीं करते थे, उनके लिए।
उसके बाद तीसरा पैरा है नगद या जींस। ये आईने अकबरी से लिया गया एक अनुच्छेद है जिसमें अमल गुजार जो है नगद लेन देन की आदत ना डालने कहा गया था, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। ये पूरा पैरा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 3 फिर प्रश्न मिलेंगे। कनकुत में कन शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? कन का मतलब है अनाज। उसके बाद दूसरा प्रश्न है फसल को कौन सी 3 पुलिंदों में काटना चाहिए? अच्छा, मध्यम और बदतर। फसल काटने का चौथा तरीका क्या है? चौथा जो तरीका है वो है बटाई। फसल कटने के बाद वह उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उसमें मुनाफा कमाता है। ठीक है, फसल कटने के बाद उसका हिस्सा किया जाता है। उसके बाद बड़े प्रश्न हैं 8 अंक के। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए बाकी पेपर आसान है, वो कर सकते हैं अगर उन्होंने सारा साल पढ़ाई की है। अब फोकस आपको इन 3 पर ही करना होगा। पहला लेसन हड़प्पा सभ्यता वाला, छठा लेसन भक्ति सूफी परंपराएं, और उसके बाद 10वां लेसन 1857 की क्रांति, और उसके बाद 11वां लेसन राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी। इन 4 लेसन्स के बड़े प्रश्न अच्छे से कर लीजिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आर्यों का आक्रमण, बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, अग्नि और नदियों का अपना रास्ता बदलना, महामारियाँ, ये सब आ जाएंगी। फिर अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, ताल्लुकदार, जमींदार क्यों शामिल हुए? क्योंकि सभी के हितों पर चोट लगी। किसानों को बहुत भारी भरकम भू राजस्व देना पड़ा, ताल्लुकदारों की जगीरें छीन ली गई, जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए गए, इसीलिए उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। सूफी संतों के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले सूफी मत के अर्थ लिखकर उसकी शिक्षाएं लिखनी है। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं। पहले वस्तुओं को पदार्थ के आधार पर बांट लिया जाता है, फिर उपयोगिता के आधार पर देखा जाता है, फिर उनकी व्याख्याएं की जाती हैं। पहले लेसन से है। फिर विद्रोही क्या चाहते थे? यहाँ पर आपने बताना है कि पढ़े लिखे लोग क्या चाहते थे, सैनिक क्या चाहते थे, शासक क्या चाहते थे, और व्यापारी क्या चाहते थे अपने लिए, किसान इस विद्रोह से क्या चाहते थे, वो सब आ जाएगा। और अथवा में फिर एक प्रश्न है भक्ति आंदोलन क्या था, उसकी उत्पत्ति, प्रचार के कारणों पर प्रकाश डालें। यहाँ पर भक्ति आंदोलन का अर्थ दीजिए, उसके 2 विभिन्न रूप सगुण और निर्गुण बताइए, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई ये बताइए, फिर शिक्षाएं भी बताएं, इसके मेन संत भी बताएं और प्रचार के कारण भी। फिर आपके पास है नक्शा, इसे पक्का कर लीजिए बेटा। बिल्कुल आपको थोड़ी हर रोज अगर आप 5-5 मिनट भी निकालते हो, आप अपने 5 अंक बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर सकते हो। लोथल गुजरात में, उज्जैन मध्य प्रदेश, टोपरा दिल्ली, सांची ये भी मध्य प्रदेश, रेवाड़ी हरियाणा में। अब आइए देखते हैं कहाँ कहाँ है ये। देखिए, जैसे कि रेवाड़ी हरियाणा में बिल्कुल नीचे पड़ता है, जबकि अम्बाला ऊपर, लेकिन अभी तो रेवाड़ी की बात हो रही है। टोपरा दिल्ली में आ जाएगा। लोथल देखिए यहाँ पर, और सांची बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है, और उससे थोड़ी नीचे है उज्जैन, जो कि अवंती महाजनपद की राजधानी थी। तो इस प्रकार से आप ये 5 अच्छे से भर सकते हैं। अब आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और अगर आप कैथल से हैं तो आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं, आपका नाम बताएं। ढेर सारा आशीष आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।